इस समय पैदा हुए एक साधारण परिवार का बालक चंद्रगुप्त बचपन से ही चरवाहा या गुलाम था, जिसको गुलामी से चाणक्य ने आज़ाद किया और अपने साथ लेकर उसको नीतियाँ सिखाई और एक समय में उसको राजा बनाकर गद्दी पर बैठाया। नेतृत्व और साहस की जबरदस्त क्षमता वाले इस बालक को किस्मत बदली जब उनको मिला चाणक्य, जो एक महान गुरु, राजनीतिक और रणनीतिक थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी और उसे तैयार किया नंदों के खिलाफ युद्ध के लिए। तो जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नंदों ने उसके पिता को मारा था और चाणक्य को उसकी चोटी काटने के कारण उसने यह वचन लिया था कि मैं नंद परिवार को खत्म कर दूंगा। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने कई प्रयास किए और शुरुआती दिनों में वह हार भी खाई, लेकिन रणनीति और कूटनीति को प्रजा को समर्थन लेकर चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया। लगभग 322 ईसा पूर्व नंद वंश का अंत हुआ और भारत में शुरू हुआ मौर्य वंश। और मौर्य वंश चंद्रगुप्त ने एक ऐसा मगध का शासन था कि उसने बल्कि पूरे भारत, उत्तर भारत तक ही नहीं, अफगानिस्तान से म्यांमार तक को अपना साम्राज्य फैलाया। आपको भारत इतिहास की अनसुनी कहानी अगर अच्छी लगी, ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आगे डिटेल में भी हम बात करते हैं, इसी बात पे, इसी चर्चा पे रहेंगे। धनानंद वंश का अंतिम राजा था, क्योंकि समय काल लगभग 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक उसका शासन रहा। राजधानी पाटलिपुत्र, आज के टाइम में वह पटना बिहार में मौजूद है। और धनानंद के पास उस समय में धन दौलत, अपार विशाल सेना और 20,000 घुड़सवार और पैदल यात्री तकरीबन 2 लाख के आसपास सैनिक थे और 3,000 हाथी सेना में शामिल थे और 2,000 रथ के साथ। इतनी बड़ी सेना का इतिहासकार जिसने बदला था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। वह क्रूर, घमंडी और प्रजा के प्रति कठोर, वह भारी वसूल करता और प्रजा के प्रति व्यवहार उनका ठीक नहीं था। धनानंद इसलिए अपनी पकड़ ज़्यादा दिन नहीं बना सके। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक समय काल लगभग 321 ईसा पूर्व। धनानंद को हराने के बाद गद्दी पर बैठने वाले 217 ईसा पूर्व गुरु चाणक्य कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त कहे जाने वाले उसका मार्गदर्शक थे और राजनीतिक गुरु और जीवन की शुरुआती परंपराओं की शिक्षा देने वाले चंद्रगुप्त साधारण परिवार से जन्मे हुए बच्चे को चरवाहे से या गुलामी से हटाकर एक राजगद्दी पर बैठाने वाले थे चाणक्य। समता में अद्भुत थे चंद्रगुप्त और धनानंद से संघर्ष, और चाणक्य नंद वंश में अपमानित होकर प्रतिज्ञा ली थी। उस प्रतिज्ञा का बदला चंद्रगुप्त मौर्य ने बखूबी लिया, नंदों का नाश किया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा और युद्ध कला सिखाई। और प्रयासों के बाद चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया और पाटलिपुत्र की गद्दी पर कब्जा कर लिया। लगभग 322 ईसा पूर्व से नंद वंश का अंत और मौर्य वंश की शुरुआत भारत को सबसे बड़ा साम्राज्य में से एक की नींव रखी। उत्तर पश्चिमी में जब भारत में सिकंदर और उत्तराधिकारी यूनानी शासकों को हराकर चाणक्य ने मार्गदर्शन और अर्थशास्त्र जैसी नीतियों को अपनाया। नंद वंश मौर्य वंश ईपू संगठित युद्ध कुशल शासनकाल 345 से 322 ईसा पूर्व और 321 से लेके 397, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को मार्गदर्शन में राजनीति, साहस और प्रजा हित की नीतियां अपनाकर सिर्फ नंद साम्राज्य का अंत किया, बल्कि भारत के इतिहास में पहला विशाल और अखिल भारतीय साम्राज्य खड़ा किया था। दोस्तों, उस समय राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की पूरी टाइमलाइन हम बताने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त को से लेकर बृहद्रथ तक 136 साल मौर्य साम्राज्य ने राज किया और उसमें तकरीबन 9 राजा थे। चंद्रगुप्त की पीढ़ी दर पीढ़ी, पोता, उसका बेटा, उसका पोता, उसके बारे में भी पूरी डिटेल बताते हैं हम आपको। क्या आप जानते नहीं होंगे तो भी आज
इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साम्राज्य मौर्य वंश ने 136 साल का राज किया, तो उसमें क्या क्या हुआ। लेकिन इतिहास की एक दिलचस्प बात है कि उस दौरान की गिनती आज की तरह सीधी नहीं बल्कि उल्टी की गिनती होती थी। इसलिए जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो गिनती 322 ईसा पूर्व से शुरू होकर 185 ईसा पूर्व पर खत्म होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तकरीबन 24 साल उन्होंने राज किया। मौर्य चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का अंत करने के बाद यूनानी शासकों सेल्यूकस को भी हराया, और सेल्यूकस की बेटी जो चंद्रगुप्त की पत्नी थी और धर्म अपनाया, और श्रवण बेलागोला में उनने लास्ट में चंद्रगुप्त ने समाधि ली। और जो उसके बेटा थे वह थे बेटा बिंदुसार, जो कि 297 ईस्वी से 273 ईस्वी चंद्रगुप्त का पुत्र अमित्रु घात यानी शत्रुओं का सहारक कहलाया, और साम्राज्य की दक्षिणी पथ नष्ट अपनी पकड़ बनाई। और अशोक की जो उसके पुत्र थे 273 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी पूर्व बिंदुसार का पुत्र कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व से उनकी जिंदगी बदल दी, जो कि बौद्ध धर्म अपनाया और धम्मन नीति लागू की। राज साम्राज्य चरम पर था। श्रीलंका अफगानिस्तान से लेकर शिलालेख के स्तंभों पर उसकी यादगार आज भी मिलती हैं, जो कि भारत के झंडे में स्तंभ से लेकर भारत के झंडे में जो चक्कर है वह भी अशोक की देन है। और उसके पुत्र थे दशरथ, अशोक का पुत्र। साम्राज्य सिकुड़ने लगा और नागार्जुन की गुफाएं बनवाई, और सप्तर्षि पांचवा जो राजा था जैन धर्म को प्रभावित धर्म प्रचार में व्यस्त रहे, लेकिन साम्राज्य कमजोर होता चला गया। और छठे जो राजा थे साली सुख, जो कि 215 से लेकर 202 ईस्वी कमजोर शासन प्राप्त स्वतंत्र होने लगे। और देव वर्मन जो कि 7वें राजा थे 202 से लेकर 195 ईस्वी सिर्फ मगध तक सीमित शासन रह गया, और विदेशियों के आक्रमण तेज। और 8वें जो शासक थे शांत धवना 195 से 187 ईसा पूर्व नाम मात्र के शासन थे, और सेना से जनता से असंतुष्ट थी। और जो 9वें राजा थे बृहद्रथ 180 से लेकर 185 अंतिम मौर्य साम्राज्य के आखिरी, जो कि सेनापति पुष्यमित्र सुगंध के हाथों मारे गए। और मौर्य साम्राज्य का अंत सुगुद वंश का शुरुआत, क्योंकि का साम्राज्य खत्म होता चला गया और चंद्रगुप्त बिंदुसार और अशोक जैसे ताकतवर शासक शुरुआत में साम्राज्य ऊपर की तरफ ले जाते गए, और बाद में उसके बाद मौर्य साम्राज्य बिखरता चला गया। लेकिन इतिहास की एक दिलचस्प बात, उस दौर की गिनती आज की तरह सीधी नहीं होती थी बल्कि उल्टी होती थी, बल्कि उल्टी चलती थी, यानी कि साल घटते चलते थे। आज हम आपको बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य की पूरी टाइमलाइन चंद्रगुप्त से लेकर धर्मनाथ में कैसे उल्टी चली, और 322 ईस्वी से लेके 187 ईसा पूर्व BC या BCE उल्टे क्रम में गिने जाते थे। और उस जैसे कि 400 ईसा पूर्व से 300 या 200 या 100 ईसा पूर्व, उसके बाद जब ईसा मसीही के जन्म के बाद AD या CE साल सीधे बढ़ने लगे, जैसे कि सन 1 से लेके 100, 500, उसके बाद आज 2025 इसलिए जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो गिनती 322 से लेके 150 की उल्टी गिनती खत्म होती है। दोस्तों, हम विदा लेते हैं आपसे, नमस्कार। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।